पीएचडी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लगाया जनता दरबार। जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए अधिकारियों को जारी की हिदायत। सीएम नायब सैनी ने केंद्रीय बजट को बताया ऐतिहासिक। कहा, आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर, हरियाणा के विकास के लिए खुले नए रास्ते। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने पर बिक्रम सिंह मजीठिया ने अदालत का शुक्रिया अदा किया। सीएम भगवंत मान पर साधा निशाना। सरदार कभी गद्दार नहीं होता, राहुल बिट्टू की भिड़ंत पर दिल्ली से मनजिंदर सिंह सिरसा ने खोल दिया मोर्चा। पंजाब और दिल्ली, हरियाणा में घने कोहरे का येलो अलर्ट। अगले 24 घंटे विजिबिलिटी रहेगी बेहद कम। सड़क पर चलने के लिए एडवाइजरी जारी। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने आज अपने जनसेवा सदन में जनसुनवाई के दौरान जनता से सीधा संवाद किया, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं के बारे में उनसे जाना। दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने, समस्याओं का हल निकालने के लिए अहम हिदायत भी जारी की। इस बाबत सीएम ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भावनाओं से काम करते हुए नागरिकों का जीवन आसान बनाना ही सरकार का मकसद होता है। उन्होंने कहा कि जनसेवा ही हमारा धर्म है। जनसुनवाई वही मजबूत सेतु है जो सरकार और जनता को एक सूत्र में जोड़ता है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में रहने वाले परिवारों के लिए खुशखबरी दी है। दिल्ली में रहने वाले परिवारों और राशन कार्ड धारक महिलाओं को होली और दिवाली पर मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। होली और दिवाली से मुफ्त सिलेंडर के लिए दिल्ली कैबिनेट ने 242 करोड़ का फंड भी पास कर दिया है। इसके तहत दिल्ली में राशन कार्ड धारक के खाते में 853 रुपए भेजे जाएंगे। इसके साथ ही पाइपलाइन के जरिए गैस का इस्तेमाल करने वालों को भी इससे फायदा मिलेगा। निःशुल्क सिलेंडर देने का आज कैबिनेट में उस योजना को हमने पास किया। उसके निमित्त हमने 242 करोड़ का फंड सैंक्शन किया और इस होली के त्यौहार पे हम राशन कार्ड धारक जो दिल्ली में है उन सभी परिवारों को एक एक सिलेंडर की वैल्यू यानी कि 853 रुपये डीबीटी करेंगे उनके अकाउंट में। और जो लोग सिलेंडर नहीं इस्तेमाल करके पाइपलाइन के माध्यम से भी गैस यूज़ कर रहे हैं, पीएनजी यूज़ कर रहे हैं, उन्हें भी हम उनके अकाउंट में ये वैल्यू जो 853 रुपये है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं दिल्ली के अपने परिवारों को शुभकामनाएं देती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ कि जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे कहा है उन सब वायदों को हम पूरा करेंगे। एक एक करके सारी चीज़ें, सारे संकल्प हमारे पूरे किए जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, परिवारों के लिए खुशी का मौका है कि उन्हें इस तरह का सहयोग मिलना। विशेष रूप से वो वर्ग जिसके लिए एक बहुत बड़ी मदद है ये, तो सरकार की ओर से साल में 2 सिलेंडर होली और दिवाली पे, तो इस बार की होली से पहले ये सिलेंडर हम अपने राशन कार्ड धारक परिवारों को ये डीबीटी करके उन तक दे देंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में केंद्रीय बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बजट को देश के अलावा हरियाणा के लिए भी ऐतिहासिक बजट करार दिया है। सीएम ने कहा, हमारे राज्य में डेयरी और पशुपालन किसानों की आय का मजबूत आधार इस बजट में है। उन्होंने जोर दिया कि डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने से गांवों में खुशहाली आएगी। दक्षिणी हरियाणा के दूरदराज इलाकों में ज्यादा कीमती वाली जो फसलें हैं अब उनको प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की तादाद भी बढ़ेगी।
साथियों, राज्य में डेयरी और पशुपालन किसानों को उनकी आय का बड़ा आधार है और मत्स्य पालन और डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में ग्रामीण आय में स्थायी वृद्धि होगी। बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के से हमारे दक्षिण हरियाणा और जो शुष्क क्षेत्रों में किसानों की लिए नई संभावनाएं इस बजट के दौरान खुलेंगी और डिजिटल कृषि से हरियाणा के प्रगतिशील किसान तकनीकी के माध्यम से अधिक उत्पादन और बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। मेरा किसान मजबूत होगा। इतना बजट का प्रावधान किया गया है तो धरातल पर उतरेगा। यह नहीं है इनके समय में तो जितना छोटा सा बजट होता था इतना अरोही बजट खुर्द-बुर्द हो जाता था। कैसे संसाधन खड़े होंगे? जब संसाधन खड़े हो रहे हैं तो इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है तो लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च हो रहा है ना। कांग्रेस पंजाब के मोहाली में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सीजीसी यूनिवर्सिटी कैंपस में विकसित भारत प्रोग्राम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, आप सभी के बीच आकर बेहद खुशी हो रही है। मंच नए भारत की भावना को दिखाता है, जहां पर हमारे युवा अपने विचारों, दृढ़ संकल्प और जिम्मेदारी की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करने के लिए एक साथ आए। साथियों, मैं इस अवसर पर सीजीसी यूनिवर्सिटी के प्रबंधक गणों को, शिक्षकों को, आयोजन समिति के सभी महानुभाव को, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हमारे सभी छात्र छात्राओं को इस आयोजन की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो यह केवल आर्थिक तौर या आर्थिक प्रगति या तकनीक उन्नति तक सीमित नहीं है। साथियों, विकसित भारत का अर्थ है एक ऐसा भारत जो विचारों में समृद्ध हो, मूल्यों में मजबूत हो और सामाजिक रूप से देश भर में माइनॉरिटीज की इबादतगाहों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ आईएमसीआर और एपीसीआर ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद दिल्ली में अमल में आया, जिसमें देश भर के नामवर शख्सियात, वकला, सहाफ़ी यानी पत्रकार और एक्टिविस्ट ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मंच पर पटना हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इकबाल अंसारी, साबिक गवर्नर नजीब जंग, सांसद संजय सिंह, मोहिबुल्ला नदवी, ज़ियाउर रहमान बर्क और वकील संजय हेगड़े और जमात इस्लामी के मलिक मोहतसिम खान मौजूद रहे। आईएमआरसी के चेयरमैन मोहम्मद अदीब भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। देश के अलग अलग राज्यों से आए मुतवल्लियान ने भी बताया कि मस्जिदों पर, चर्चों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, तोड़फोड़ और अवैध कब्जे की घटनाएं भी बढ़ रही है। इस मौके पर तमाम लोगों ने हुकूमत से स्पेशल एक्ट बनाने की भी मांग की। देखिए, असल में आज की जो मीटिंग थी सुबह एपीसीआर और आईएमसीआर की तरफ से जो हुई है, सुबह की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि ये जो सिलसिला चल रहा है ये सिर्फ मुसलमानों की हद तक महदूद नहीं है। यह ज़ाहिर है सबसे बड़ा असर तो मुसलमानों पर पड़ रहा है, लेकिन सिख है, ईसाई हैं, उनकी भी इबादतगाहों पर हमले हो रहे हैं, बुद्धिस्ट हैं। तो एक कोशिश हम लोगों ने ये तय किया कि कोशिश ये करेंगे कि इन सब के साथ मिलकर एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाएंगे और उसके बाद हम इसको पूरे मुल्क में नाफिज करेंगे। हालात सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, यहाँ सब माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है जी। अभी आपने तकरीर सुनी हमारे क्रिश्चियन भाइयों की। अगर आप मेरे से पीछे मुड़ के देखें तो हमारे सिख भाई आए हैं, पंजाब से भी आए हैं जी, और खैर मुसलमान पूरे हिंदुस्तान से आए हैं। तो माइनॉरिटीज़ में एक कंसर्न है कि जो बर्ताव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर मस्जिदों में रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, मदारिस में ज़्यादती हो रही है। तो ये सब एक बातें चिंताजनक हैं जी। और ये लोग दूर दूर हिंदुस्तान से आए हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रखने के लिए। नहीं, प्रोग्राम जो ये अच्छा हुआ है
जी। यहाँ जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो आए हैं और लोग बोल रहे हैं किस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर में उसको नहीं माना जा रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। कोशिश है हम लोगों की कि जो है हर एक संविधान को माने और कानून को माने और ईमानदारी के साथ फैसला करें कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें सर्वे को मना नहीं किया है। लेकिन सवाल ये है कि आपको ऑब्जेक्ट क्या है एक्ट का। ऑब्जेक्ट एक्ट का ये है कि बाबरी मस्जिद के अलावा और किसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेके कोई विवाद नहीं होगा, यही तो है। अगर यही है तो आप सर्वे क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सर्वे करने से तो वो सर्वे पे स्टॉप तो नहीं होगा ना, वो आगे जाएगा। यकीनन जिस तरह से मुल्क के अंदर लगातार मजहबी दायरों को टारगेट करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को का नज़रअंदाज किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है, हम चाहते हैं कि वो देश की संसद का कानून है और उसकी रखवाली के लिए संसद को के कदम बढ़ाना चाहिए और अगर कोई गलत करता है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार चाहती नहीं कि चर्चा सही तरह से हो। अगर सही बात अगर संसद के अंदर नहीं उठाएंगे तो फिर कहाँ जा कर के उठाएंगे? जनता उम्मीद करती है कि अगर कोई सरकार कुछ गलत करती है तो उसको हम संसद के अंदर रख सकें, लेकिन अगर वहीं अनुमति नहीं मिलेगी तो फिर किस जगह जाकर बात को रखा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने पर पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, खासतौर पर बीजेपी, कांग्रेस और सबसे बढ़कर श्रोमणी अकाली दल लीडरशिप का। सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की थी लेकिन बदकिस्मती से वह मेरा हौसला नहीं तोड़ पाए। इस मौके पर उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर जमकर निशाना साधा। मैं तो वैसे बेनती करूँगा बाबा जी ਨੂੰ कि ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਗਰ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਪੰਗਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ 4 ਮਹੀਨੇ, ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਹੋਣਾ, ਬੋਬਾ ਬੜੀ ਮਾਰਦਾ ਜਦੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿਓ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਮਤਲਬ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁੱਟ ਜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ, याद है करी गया प्यो दा पुत मैनू बाहर। संसद परिसर में आज एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक। ये कल प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था ये पूरा वाकया, जब विपक्ष के कुछ सांसद भवन के मकर द्वार पर धरना दे रहे थे। तभी सांसदों का हौसला बढ़ाने राहुल गांधी पहुंचे। तभी वहां से नवनीत सिंह बिट्टू गुजरे और राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार कह दिया, गद्दार दोस्त कहा। बल्कि बिट्टू ने जैसे ही ये सुना उन्होंने तत्काल पलटवार किया और राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताया। ये मामला अब चर्चा में है। इसी कड़ी में अब दिल्ली में मंत्री और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कांग्रेस पर सिलसिलेवार पलटवार किया। राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, ये बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। मैं बताना चाहता हूं, आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं, लोकसभा के तुरंत राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो इस मामले पर नवनीत सिंह बिट्टू ने 1980 के दशक की घटनाओं का जिक्र कर डाला। उन्होंने कहा कि श्री दरबार साहिब पर हमला, श्री अकाल तख्त साहिब को गिराना और निर्दोष सिखों की हत्या, ये सब कांग्रेस की मानसिकता रही है। उन्होंने कहा, मैं एक शहीद का पोता हूं और मुझे वो गद्दार कह रहे हैं। वो समझते हैं भी
सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। मेरे पिताजी ने शहादत दी, तो मेरी पार्टी में यही लड़ाई थी भी मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह, जो आपने आग लगाई थी पंजाब में, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ने आग लगाई थी। हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारा, पवित्र गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी के वहां पे अंगों में गोली लगी, दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में। चारों सिखों को, पंजाबियों को इन्होंने निशाना बना बना के उनका कत्ल करवाया, हमारी बहनों माओं के साथ मर्डर करवाया। मेरे दादाजी थे, इनको यही तकलीफ थी भी अगर राजीव गांधी जी का नाम शहीद लेना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता। मैं भी दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ने आज वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर रोकथाम और जागरूकता पहल और स्क्रीनिंग की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन दिल्ली के मंत्री पंकज सिंह ने किया। ये कार्यक्रम कैंसर के प्रारंभिक चरण में पहचान, फर्स्ट स्टेज पर उसको डायग्नोज करना और रोकथाम पर केंद्रित है। CAPC पहल कैंसर जागरूकता फैलाने, स्क्रीनिंग टेस्ट कराने और रोकथाम के उपायों पर जोर देती है। दिल्ली के मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन कैंसर रोकथाम पर है और दिल्ली सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। ये किट हमें NGO ने अभी उपलब्ध कराई है और मैंने पहले भी आपसे कहा कि कैंसर हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन भी है कि कैंसर कैसे रोकथाम हो सके। हमारे मुख्यमंत्री जी की भी इसमें काफी ज्यादा सीरियसनेस है। कैंसर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, खासकर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ऑरल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर होते हैं। अवेयरनेस क्या होता है कि लोग टेस्ट के लिए काफी लेट जाते हैं, जिससे उसका इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अवेयरनेस के साथ हम स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट करने से जल्दी पेशेंट के बारे में पता चलेगा, उसका इलाज अच्छे से कर पाएंगे। इसी के ऊपर सारी चीजें थी हम जो आज हमने लॉन्च भी की है, समझा भी है और आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता को इसका लाभ किस किस प्रकार मिले। वैक्सीन तो हम ला ही रहे हैं, इसकी अवेयरनेस के ऊपर भी काम करेंगे और स्क्रीनिंग भी करेंगे और मोबाइल कैंसर वैन भी चलाएंगे जिसमें टेस्ट हो सके, स्क्रीनिंग हो सके। ये हमारे फ्यूचर में हमारा प्लान है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अमेरिका के साथ हुई US ट्रेड डील को देश, किसानों और आम जनता के खिलाफ बताया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा ये ट्रेड डील भारत के हितों के खिलाफ है, ये भारत की सौदेबाजी की गई है। तो वहीं आज संसद के बाहर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने और लोकसभा के सांसदों ने जमकर इस US ट्रेड डील का विरोध किया। देखिए, सबसे बड़ा विषय है इस वक्त देश के करोड़ों किसानों के मन में चिंता है। जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो देश के साथ गद्दारी और धोखा है। देश के करोड़ों किसानों के साथ गद्दारी और धोखा है। सरकार को सदन में आके प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि किसके कहने पर उन्होंने रूस से तेल न खरीदने का फैसला लिया। ट्रंप कह रहा है रूस से तेल नहीं खरीदेगा हिंदुस्तान। इसका मतलब भारत पर 80,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। ये 80,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से वसूला जाएगा महंगा तेल अमेरिका से, वेनेजुला से खरीद कर। दूसरी बात, अमेरिका कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए खोल दिया गया है, यानी कृषि का क्षेत्र, कृषि का बाजार हिंदुस्तान के किसानों का हक मार के अमेरिका के किसानों के। दिल्ली सचिवालय को बम धमकी कॉल मिला है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गया है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर नजर आ रही है और तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। आज दोपहर 1 बजे दिल्ली सेक्रेटेरिएट को एक धमकी भरा फोन
प्राप्त हुआ। कॉल में इमारत में विस्फोट की धमकी दी गई, जिसके फौरन बाद पुलिस ने पूरे अहाते को सील कर दिया। बम निरोधक दस्ते, बीडी स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने यहां पर तहकीकात शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। कोई भी संदिग्ध वस्तु फिलहाल नहीं मिली, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है। ऐसी धमकियां हाल ही में स्कूलों, अस्पतालों और कोर्ट्स को भी मिल चुकी हैं, जो अक्सर हॉक्स कॉल साबित होती हैं। करनाल के फुसगढ़ गांव में बीती आधी रात एक सैलून और ऊपर बने मकान पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाश 4 से 5 राउंड फायरिंग कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। गनीमत यह रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन परिवार और मोहल्ले में लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की तहकीकात फिलहाल कर रही है। बताते चलें, जिस घर पर फायरिंग हुई वह बलकार लाठर का घर है। देर रात बदमाश सीधे सैलून के सामने पहुंचे, फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सैलून से सटे घर की तरफ भी गोलियां चलाई गई। गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास के लोग अपने घरों के बाहर निकल आए और कई घरों की लाइटें जल गई और लोग डरे सहमे नजर आए। वारदात के बाद बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। कल फोन आया था, इवेंट पे गया होगा सर कंट्रोल के पास। उन्होंने बताया था कि ऐसे करके वारदात हुई, गोली चल गई रात के समय में। तो ऊपर से रात को उन्होंने देखा भी 1-1:30 बजे की ये बात है। ठीक है, 2 लड़के थे, कोई मोटरसाइकिल थे और वो इधर मेन करनाल शहर की तरफ गए। और 4 दिख रहे हैं, नीचे एक कौन लोग हैं जो यहाँ पर तलाश के लिए CCTV कैमरे चेक कर रहे थे। नहीं सर, मैं तो किसी को इतना जानती भी नहीं हूँ यहाँ पे। मेरे को 4 साल हो गए सर। मैं जोड़ माजरा के पास। हाँ जी सर, मैं 9 बजे आती हूँ मेरे कस्टमर से, तो अंकल बोलते हैं कि यहाँ पे रात को गोली चली है। तो मैंने शटर देखा तो मेरे पास। दिल्ली की फेमस जगहों में से एक नॉर्थ प्लेस में देर रात टहलना के 36 साल एक कारोबारी के लिए बहुत घातक दिन यह साबित हुआ। बताया जा रहा है कि मामूली कारसूनी के बाद कुछ लोगों ने उनके सिर पर हेलमेट से वार करके उसका कत्ल कर दिया। गंभीर रूप से वे पहले घायल हुए थे। इलाज के दौरान कुछ दिनों बाद उनकी मौत हुई थी। मृतक शिवम गुप्ता इकलौता बेटा था। उसकी अचानक हुई मौत से परिवार पूरी तरह से टूट गया और परिजन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में हर दिन लोगों के गायब होने के आंकड़ों ने हर किसी को चौंका दिया है। वयस्क लोगों के साथ ही सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चियां भी दिल्ली में लापता हो रही हैं और पुलिस सभी का सुराग तक नहीं लगा पाई। सिर्फ जनवरी महीने के 27 दिनों में ही दिल्ली में 807 लोग लापता हो चुके हैं, जिसमें से 137 बच्चे शामिल हैं। बताते चले 807 लोगों में से सिर्फ 235 लोगों को ही ट्रेस किया जा चुका है, लेकिन 572 लोगों का अब तक कुछ भी पता नहीं चला। दिल्ली से लापता हो रहे लोगों के आंकड़ों ने हर किसी को हैरान कर दिया। 807 लोगों में से अभी 572 लोगों का सुराग नहीं लगा है। तो वहीं 616 लोग लापता हैं, जो कि वयस्क हैं, जिनमें से 90 पुरुष और 91 महिलाएं शामिल है। कुल आंकड़ों में से 181 की लोकेशन का पता चला है और 435 वयस्क का सुराग नहीं लगा। नाबालिगों के आंकड़ों की बात करें तो कुल 191 लोग लापता हैं, जिनमें से 29 लड़कियां, 19 लड़के शामिल हैं। इन लोगों में से भी सिर्फ 48 बच्चों की लोकेशन ट्रेस हुई है, लेकिन 137 नाबालिगों का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। दिल्ली पुलिस के लिए ये महीना एक सवालिया निशान खड़े कर रहा है। और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में आज घना कोहरा छाया हुआ रहा। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। मौसम विभाग ने भी कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वाहन चालकों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है, गाड़ियों को धीमी रफ्तार से चलाया जाए। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी और कोहरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक धुंध का असर अभी जारी रह सकता है। घने कोहरे के चलते प्रदेश में कई सड़क हादसे भी बीते दिन हुए। रेवाड़ी में घने कोहरे में ट्रक की टक्कर से रोड किनारे खड़े एक टैंकर के साथ हुई हादसे में ट्रक चालक की मौत हुई। सोनीपत में भी एक हादसा हुआ जहां पर 2 लोगों की मौत हुई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ और देखिए अगला प्रोग्राम बड़ी खबर।